हेलो दोस्तों, एग्जाम लूप में आपका स्वागत है। आज हम दे आईएएस का टेस्ट नंबर 2.12 करने वाले हैं, जो कि यूपी पीसीएस के लिए कराया जाएगा। टेस्ट को ध्यान से पूरा करें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक आवश्यक सूचना, यूपी पीसीएस तथा आरओ के लिए लास्ट एक वर्ष का करेंट अफेयर हमारे द्वारा कराया जाएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, जिसमें हमने सभी महत्वपूर्ण मैगजीनों को शामिल किया है, जैसे घटनासार, क्रॉनिकल, ई दृष्टि। करेंट अफेयर से जुड़ा वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय समृद्धि सूचकांक, जो सामाजिक आर्थिक विकास के मापन का मानक सूचकांक है, के मुख्य घटकों में कौन शामिल है? तो इसमें आपको ये बताना है कि राष्ट्रीय समृद्धि सूचकांक की गणना किन किन घटकों के द्वारा किया जाता है। इसमें आपका पहला है जीडीपी की वृद्धि दर, तो यह इसमें शामिल है, यानी पहला इसमें सही है आपका। दूसरा इसमें शिशु मृत्यु दर एवं माता मृत्यु दर, तो यह इसमें शामिल नहीं किया जाता है। इसमें आपका तीसरा है जीवन की गुणवत्ता में सुधार, तो यह इसमें शामिल है। चौथा इसमें आप अपनी सांस्कृतिक विरासत पर आधारित मूल्य प्रणाली का जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रयोग करना, तो यह भी इसमें शामिल है। इस प्रकार आप देखेंगे तो इसमें आपका 1, 3, 4 यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए इसमें दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बजट 2024-25 के अनुसार विभिन्न स्कीमों के लिए आवंटित बजट के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ बताना है कि जो बजट आवंटन किया गया है, किस योजना को कितना उसमें दिया गया है। आपका पहला इसमें मनरेगा को 86,000 करोड़ रुपए, तो यह आपका सही है। दूसरा इसमें नाभिकीय ऊर्जा परियोजना, इसके लिए आपका 2,228 करोड़ रुपए मिले हैं, यह भी आपका सही है। तीसरा इसमें सौर ऊर्जा के लिए इसमें 8,000 रुपये बताया गया है, 8,000 करोड़ रुपए बताया गया है, जो कि गलत है। यहाँ पे सौर ऊर्जा के लिए 10,000 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है, तो यही यहाँ पे गलत है और आपसे गलत पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड नंबर, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है, तो इसमें बताना है। या इसमें आप पहला देखिए अभिकथन। 2023-24 में कृषि आयात के मूल्य में गिरावट आई है, जो मुख्य रूप से खाद्य तेलों के कारण हुई है, तो यह यहाँ पे सही है आपका। दूसरा इसमें 2023-24 में 2022-23 की तुलना में खाद्य तेलों का आयात कम हुआ है, तो यह यहाँ पे आपका गलत है। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तेलों की कीमतों में गिरावट का मुख्य कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पाम तेलों की कीमतों में तेज़ी से आई कमी के कारण हुआ है, न कि मात्रा में आयात के कारण, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फोर्थ नंबर, बजट 2024-25 में कितने शहरों में प्लेग एंड प्ले सुविधा वाले औद्योगिक पार्क खोलने की घोषणा की गई है? तो यह आपके 100 शहरों में खोला जाएगा, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फिफ्थ नंबर, अप्रैल 2024-25 में भारतीय रिजर्व बैंक ने लघु वित्त बैंकों को यूनिवर्सल बैंक या नियमित बैंक बनाने के लिए कुछ मानक पूरे करने की घोषणा की है। इन मानकों में क्या शामिल है? तो यह आपको बताना है। इसमें आपका पहला है न्यूनतम शुद्ध संपत्ति पिछले तिमाही के अंत में कम से कम 1,000 करोड़ रुपए होनी चाहिए, तो यह सही है। इसमें दूसरा है बैंकों को किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होना चाहिए, तो यह भी सही है। इसमें तीसरा दिया गया है ऐसे लघु वित्त बैंकों को पिछले 3 वर्षों में शुद्ध लाभ कमाने वाला होना चाहिए, तो यह गलत है, क्योंकि 3 वर्षों में नहीं 2 वर्षों के अंतर्गत यह कार्य होना चाहिए उसके। इसमें चौथा है आपका पिछले 2 वर्षों में बैंक की सकल गैर निष्पादित आस्तियाँ 3% से कम या बराबर होनी चाहिए, तो यह भी आपका यहाँ पे सही है। इस प्रकार देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 6 नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
इसमें आपका पहला है भारत के 5 राज्य पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं, तो यह आपका सही है। इसमें दूसरा है आपका बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा त्रिपुरा की है और इसके बाद पश्चिम बंगाल की है, तो यह गलत है क्योंकि बांग्लादेश के साथ भारत के राज्यों की बात करें तो सबसे बड़ी सीमा पश्चिम बंगाल की है, वहीं पे दूसरे नंबर पे त्रिपुरा सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, तो इस प्रकार दूसरा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सी परियोजनाएं एनटीपीसी की गैस आधारित विद्युत परियोजनाएं हैं? तो यहाँ पे ये बताना है कि कौन सी परियोजनाएं ऐसी है इसमें जो कि गैस आधारित है। तो इसमें कवास एवं आंता ये जो दोनों आपकी हैं 2 या 3 वो आपकी एनटीपीसी की गैस आधारित विद्युत परियोजनाएं हैं, जबकि रामागुंडम और कहलगांव यह आपका कोयला आधारित विद्युत संयंत्र है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 8 नंबर। विशाखापट्टनम लौह इस्पात संयंत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपका पहला है इसे लौह अयस्क बैलाडीला की खानों से प्राप्त होता है, तो यह सही है। इसमें दूसरा है आपका इस लौह इस्पात संयंत्र के लिए कोयला ऑस्ट्रेलिया से आयात किया जाता है, तो यह भी यहाँ पे सही है। इस प्रकार देखेंगे तो यहाँ पे 8 नंबर में सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 9 नंबर। यहाँ पे अभिकथन तथा कारण का क्वेश्चन दिया गया है। अभिकथन है आपका प्रायद्वीपीय भारत में कोई निश्चित शीत ऋतु नहीं होती है। कारण दिया गया है आपका कि तटीय भागों में भी समुद्र के समकारी प्रभाव तथा भूमध्य रेखा की निकटता के कारण ऋतु के अनुसार तापमान के वितरण प्रतिरूप में कोई अंतर नहीं आता है। इस कारण ही ऐसा होता है कि वहाँ पे शीत ऋतु नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की व्याख्या भी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 10 नंबर। रियान बांध परियोजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें आपका पहला है यह बांध सोन की सहायक नदी रिहंद पर बनाया गया है, तो यह आपका सही है। इसमें दूसरा है बांध का निर्माण सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर किया गया है, तो यह भी आपका सही है। इसमें तीसरा है इस बांध के पीछे गोविंद सागर नामक एक कृत्रिम झील बनाई गई, तो यह गलत है। गोविंद सागर नहीं, इस बांध के पीछे गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक एक कृत्रिम झील बनाया गया है, तो इस प्रकार से यह गलत हो जाएगा। इसमें चौथा है आपका यह कृत्रिम झील उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है, तो यह भी गलत है क्योंकि यह कृत्रिम झील उत्तर प्रदेश तथा एमपी के सीमा पर स्थित है। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 11 नंबर। कुछ पौधे ऐसे हैं जिन्हें संपूर्ण वर्ष अपेक्षाकृत स्थिर ताप की आवश्यकता होती है, ऐसे पौधों को कहा जाता है। तो ऐसे पौधों को स्टेरनोथर्मल कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह आपको बताना है। इसमें पहला है विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ उष्णकटिबंधीय सागर जल में मिलते हैं, तो यह आपका सही है। इसमें दूसरा है प्रवाल भित्तियों में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा विविधता कम पाई जाती है, तो यह गलत है क्योंकि प्रवाल भित्तियों में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा कहीं अधिक विविधता पाई जाती है। इसमें तीसरा है विश्व की लगभग 2/3 प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के क्षेत्रों में पाई जाती है, तो यह भी गलत है क्योंकि 2/3 नहीं 1/3 प्रवाल भित्तियाँ आपकी ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार आपका इसमें ये पूछा गया कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसलिए 2 और 3 सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 13 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया आपका संस्थान का नाम, दूसरी तरफ दिया गया आपका स्थापना वर्ष।
तो इसमें ध्यान से देखेंगे। इसमें पहला आपका जनजाति और लोक कला संस्थान, तो इसकी स्थापना आपका 1996 ईस्वी में हुआ था, यानी इसमें बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जैन विधा शोध संस्थान, तो इसकी स्थापना आपका 1990 ईस्वी में हुआ था, यानी यहाँ पे 1 होना चाहिए। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी का, तो इसकी स्थापना 1963 ईस्वी में हुआ था। वहीं राष्ट्रीय कथक संस्थान जो कि लखनऊ में स्थित है, इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 सही हो जाएगा, यानी ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 14 नंबर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चीन तथा भारत कोयले के अग्रणी उत्पादक देश में शामिल है, तो यह आपका सही है, क्योंकि चीन पहले नंबर पे कोयले उत्पादन पे है, वहीं भारत दूसरे नंबर पे। दूसरा इसमें रूस का कुजनेट बेसिन लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो यह गलत है, क्योंकि रूस का कुजेनटस्क बेसिन लौह के लिए नहीं कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वहीं बात करें तीसरा इसमें दिया गया है कजाकिस्तान की कारागांडा बेसिन कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो यह यहाँ पे सही है। इस प्रकार आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 15 नंबर। उत्तर प्रदेश सौर नीति 2022 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश सौर नीति के बारे में आपको बताना है। इसमें आपका पहला है इसके क्रियान्वयन के लिए यूपी नेडा को नोडल एजेंसी बनाया गया है, तो यह आपका सही है। इसमें दूसरा है आपका इसके तहत अगले 5 वर्षों में सौर ऊर्जा से 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है, तो यह भी सही है। इसमें आपका तीसरा है इस नीति में प्रदेश के 16 नगर निगमों एवं नोएडा को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की बात की कही गई है, तो यह भी आपका सही है। इसमें चौथा है अयोध्या शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, तो यह भी सही है। तो यहाँ पे जितने भी विकल्प दिए गए हैं उत्तर प्रदेश सौर नीति के संबंध में सारे सही हैं। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। निम्न कथनों में से कौन सा सही है, तो आपको सही बताना है। इसमें पहला है राजतरंगड़ी से कश्मीर के इतिहास ज्ञात होता है, तो यह सही है। राजतरंगड़ी का लेखक की बात करें तो यह कल्हड़ द्वारा किया गया था इसकी रचना। इसमें दूसरा दिया गया है राजतरंगड़ी की रचना कल्हड़ से ललितादित्य के शासनकाल में पूरा किया गया था, तो यह गलत है, क्योंकि राजतरंगड़ी की रचना कल्हड़ द्वारा जयसिंह के शासनकाल में हुआ था, तो यहाँ पे इसलिए आपका सेकंड गलत हो जाएगा, और जबकि सही पूछा गया था इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पुनर्जन्म का प्रथम स्पष्ट उल्लेख मिलता है, तो यह आपका मिलता है बृहदारण्यक उपन्यास के अंतर्गत, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 18 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ दिया गया आपका राजवंश और दूसरे तरफ दिया गया स्थान, कि कौन सा राजवंश किस स्थान से संबंधित है। मैत्रक की बात करें तो मैत्रक आपका बल्बी से संबंधित था। वहीं बात करें मौखरी की तो मौखरी आपका मौखरी वंश कनौज में था। पुष्यभूति तो यह आपका थानेश्वर से संबंधित था। वहीं बात करें गौड़ का तो गौड़ का शासन आपका पश्चिम बंगाल में था। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो यहाँ पे 4312 तो 4312 देखते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। निम्न में से किस सातवाहन शासक ने विभिन्न हो तो 4 बॉन्डों वाली व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया था। तो इसमें गौतमी पुत्र सतकर्णी के द्वारा विभिन्न हो तो 4 बॉन्डों वाली व्यवस्था को पुनः स्थापित किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 20 नंबर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपका पहला दिया गया है
अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर विजय सन 1303 ईस्वी में प्राप्त की थी। यह आपका सही है। इसमें दूसरा दिया गया है, इस अभियान में अमीर खुसरो ने हिस्सा लिया, तो यह भी आपका सही है। इस प्रकार देखेंगे तो 20 में आपका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 21। निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले सबसे पहले मरणोपरांत जो व्यक्ति हैं उनका नाम है आपका लाल बहादुर शास्त्री जी, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 22। ये सरसर निजन का क्वेश्चन है आपका। इसमें अभिकथन है, सदन में किसी बैठक के लिए कोरम अध्यक्ष को छोड़कर कुल सदस्य संख्या का 1/10 होती है। तो यह गलत है, क्योंकि अध्यक्ष सहित होना चाहिए। कारण दिया गया आपका, अध्यक्ष तभी पीठासीन होता है जब कोरम पूर्ण हो जाता है। तो यह सही है आपका। इस प्रकार देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पठार इरावदी तथा साल्वी नदियों के मध्य स्थित है? तो यह आपका सान पठार स्थित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 24 नंबर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा जाता है। अभिकथन है आपका, शरीर में कैलोरी की आवश्यकता गर्मियों की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है। तो यह सही है। कारण है, सर्दियों में मेटाबॉलिज्म असक्रिय हो जाता है। तो यह गलत है। शरीर के ताप को बनाए रखने के लिए ठंडियों में ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 25 नंबर। निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा एक पर्यावरण एवं कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? तो यह आपका है बोरलाग पुरस्कार, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। वहीं धन्वंतरी पुरस्कार आपका चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। जबकि वाचस्पति की बात करें तो यह आपका संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 26 नंबर। निम्न में से किस एक पौधे से अफीम प्राप्त किया जाता है? तो उस पौधे का नाम है पैपेवर सोमेनिफेरम, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभिकथन तथा कारण का क्वेश्चन है, जिसमें आपका अभिकथन है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में कृषि के अंतर्गत भूमि का प्रतिशत बहुत कम है। तो यह सही है, क्योंकि भारत के जो पूर्वी राज्य हैं उनमें पहाड़ी क्षेत्र ज़्यादा पड़ता है। कारण है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या बहुत अधिक है। तो यह गलत है, क्योंकि भारत के पूर्वी राज्यों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कम है। अगर बात करें नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश में तो यह लगभग 0 के बराबर है। तो इस प्रकार कारण यहाँ पे गलत है, यानी यहाँ पे 27 में आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की आदिवासी जनसंख्या है, तो यहाँ पे बताना है कि वह किस जाति से संबंधित है। तो आपकी यह नेग्रोसम जाति से संबंधित है। आपका अंडमान निकोबार में जो भी जनजातियाँ पाई जाती हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपदों के संदर्भ में बेमेल युग्मों का चयन करें। तो यहाँ पे यह बताना है कि कौन कौन सा युग्म बेमेल है। यहाँ पे आपका यहाँ पे जो कौशल दिया गया आपका पहला, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, ये आपका सही है। वहीं बात करें चेदी की, तो चेदी की राजधानी सुक्तिमती है, तो यह गलत है। तीसरा यहाँ पे दिया गया है सूरसेन, तो सूर्यसेन की राजधानी मथुरा है। यहाँ पे पावा दिया गया इसलिए यह भी गलत है। चौथा आपका क्रू की राजधानी इंद्रप्रस्थ है, तो यह आपका सही है। उत्तर प्रदेश में और भी कुछ महाजनपद थे जिनकी राजधानियाँ इस प्रकार हैं, जैसे मल की राजधानी कुशीनगर। वहीं बात करें पंचाल की, तो पंचाल की राजधानी अहिछत्र थी। तो इस प्रकार यहाँ पे आपका बेमेल बताना था, इसलिए 2 और 3 सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो न्यूनतम पुरुष एवं महिला साक्षरता में
प्रथम स्थान रखता है तो वह आपका है श्रावस्ती, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली निम्न जनजातियों को उनकी जनसंख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, यानी बढ़ते क्रम में आपको बताना है। तो यहाँ पे सबसे जो कम जनसंख्या के अनुसार है आपकी जनजाति, वह आपकी थारू, थारू से ज़्यादा आपका खरवार, और सबसे ज़्यादा जनजाति जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश में गोंड है। तो इस प्रकार यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का संबंध उत्तर प्रदेश से है? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित नदियों के नाम बताना है। पहला इसमें आपका गंडक, तो गंडक उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदी है, यह सही है। सोन भी है। बेतवा भी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है, सही की बात करें तो सही भी। तथा केन भी उत्तर प्रदेश से प्रवाहित होने वाली नदी है। इस प्रकार यहाँ पे जितनी भी नदियाँ दी गई हैं वो सारी सही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नील नदी घाटी तथा जावा द्वीप में उच्च जनसंख्या घनत्व होने का प्राथमिक कारण है। तो इसका प्राथमिक कारण है आपका वहाँ सघन कृषि, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें एक तरफ दिया गया आपका कृषि विश्वविद्यालय और दूसरी तरफ दिया गया है कि वह किस स्थान पर अवस्थित है। इसमें आपका सैम हिगनवाटम कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, तो यह आपका प्रयागराज में है। दूसरा आपका सरदार वल्लभ पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, तो यह आपका मेरठ में है। वहीं बात करें आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, तो यह आपका अयोध्या में अवस्थित है। जबकि चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यह आपका कानपुर में अवस्थित है। इस प्रकार यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 35 नंबर, अभिकथन तथा कारण का क्वेश्चन है। इसमें आपका अभिकथन है बुंदेलखंड क्षेत्र में चना, गेहूँ, अरहर इत्यादि प्रमुख उपजें हैं, तो यह भी आपका सही है। कारण है इस क्षेत्र में काली मृदा का विस्तार है, तो यह भी सही है। तथा कारण अभिकथन की व्याख्या भी करता है, तो इस प्रकार यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मुखा प्रपात कहाँ स्थित है? तो मुखा प्रपात कहाँ स्थित है यह आपको बताना है। तो यह सोनभद्र जिले में बेलन नदी पर अवस्थित है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यह आपको बताना है कि कौन सा इसमें कथन सही है। इसमें आपका पहला है वृषण में टेस्टोस्टेरोन तथा एंड्रोस्टेरोन हार्मोन्स की उत्पत्ति के कारण ही नर में दाढ़ी मूंछ का विकास, स्वभाव में अंतर, नर लिंग की उपस्थिति जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं, तो यह आपका सही है। इसमें दूसरा है अंडाशय द्वारा स्रावित एस्ट्रोजन हार्मोन्स के कारण स्त्री में मासिक चक्र तथा स्तन ग्रंथियों के विकास में सहायता मिलती है। अंडाशयों में ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की उत्पत्ति के कारण महिलाओं के स्तनों की वृद्धि एवं गर्भाशय का विकास होता है, तो यह भी सही है। इस प्रकार देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलाइड का उदाहरण कौन कौन से हैं? तो इसमें ये बताना है कि कोलाइड का उदाहरण कौन है। रबर, दूध, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तथा मक्खन। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे कोलाइड के उदाहरण है। इस प्रकार यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आपको यहाँ पे सही बताना है। इसमें आपका पहला है अम्ल और क्षार दोनों विद्युत के कुचालक होते हैं, तो यही इसमें सही हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ग्राफीन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह आपको बताना है। इसमें आपका पहला है यह कार्बन का एक अपरूप है जिसके प्रत्येक परमाणु दोनों ओर से रासायनिक अभिक्रिया के लिए उपलब्ध होते हैं, तो यह आपका सही है। इसमें दूसरा है आपका ग्राफीन लगभग पारदर्शी होते हैं, तो यह भी सही है। इसमें आपका सी है यह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, तो यह गलत है क्योंकि ग्राफीन ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। इसलिए आपसे
कौन सा कथन सही नहीं है यह बताना था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए क्योंकि यही गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिवर नाइफ के बारे में बताना है कि यह क्या है, तो यह विश्व की प्रथम रोबोटिक रेडियो सर्जरी प्रणाली है, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे बताना है कौन सा कथन सही है। इसमें पहला आपका ध्वनि का तारतम्य वह गुण है जिसके आधार पर धीमा, मंद, तीक्ष्ण और बारीक ध्वनि के स्वरों में विभेद किया जाता है, तो यह आपका सही है। इसमें दूसरा है पुरुष की ध्वनि का तारतम्य को कम जबकि महिलाओं का अधिक होता है, तो यह भी सही है। इस प्रकार यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ग्रामीण बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो ग्रामीण बैंक के बारे में आपको बताना है। इसमें पहला है आपका 26 सितंबर 1975 को पारित अध्यादेश तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत इसकी स्थापना की गई थी, तो यह आपका सही है। इसमें दूसरा दिया गया है नरसिम्हन समिति की सिफारिश के पश्चात 2 अक्टूबर 1975 को 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई, तो यह भी आपका सही है। इसमें तीसरा दिया गया है प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में स्थापित किया गया, तो यहाँ पे तीसरा भी सही है। इस प्रकार यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे यह बताना है कि आपको कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें आपका पहला है स्वतंत्रता के पश्चात 1947 में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में गठित आर्थिक नियोजन समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ, तो यह आपका सही है। इसमें बी दिया गया है 1 अप्रैल 1991 को भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई जिसके अध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे, तो यह गलत है क्योंकि पंचवर्षीय योजना का जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होता है और 1991 में आपके जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। इस प्रकार यहाँ पे अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को होना चाहिए था, इसलिए यह ऑप्शन गलत है और आपसे गलत पूछा गया था, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा ये सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है यह आपको बताना है। एक तरफ दिया गया बैंक और एक तरफ दिया गया उनकी स्थापना वर्ष। इसमें पहला है जनरल बैंक ऑफ इंडिया 1786, तो यह आपका सही है कि इसकी स्थापना 1786 में हुआ था। वहीं बात करें पंजाब नेशनल बैंक की, तो इसकी स्थापना 1894 ईस्वी में हुआ था। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1840 ईस्वी में हुआ था, जबकि अवध कमर्शियल बैंक जो कि 1800 यहाँ पे 85 दिया गया है, यह गलत है क्योंकि इसकी स्थापना 1881 ईस्वी में हुआ था, तो यहाँ पे आपका गलत पूछा गया था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभिकथन तथा कारण का क्वेश्चन है। इसमें आपका अभिकथन दिया गया है वर्ष 1991 में उपजे आर्थिक संकट से निपटने के लिए भारत ने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से $7 बिलियन का ऋण लिया, तो यह आपका सही है। इसमें दूसरा है आपका कारण दिया गया कि वर्ष 1991 में भारत को विदेशी ऋणों के मामलों में गंभीर संकट का सामना करना पड़ा। इसके पास पेट्रोल आदि आवश्यक वस्तुओं के आयात हेतु सामान्य रूप से रखा गया विदेशी मुद्रा भंडार 15 दिनों के लिए आवश्यक आयात के भुगतान करने योग्य भी नहीं बचा था, तो यह भी सही है। इस प्रकार यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्योंकि कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण अभिकथन की व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है यह बताना है। एक तरफ है विदेशी यात्री तथा वह किसके शासन काल में भारत आए थे यह आपको बताना है। तो इसमें पहला है अल मसूदी महिपाल प्रथम के शासनकाल में भारत आया था, यह आपका सही है। राल्फ फिंच अकबर के टाइम पर, यह भी आपका सही है। डोमिंगो पयास अच्युत देव राय, यह गलत है क्योंकि डोमिंगो पयास यह आपका कृष्णदेव राय प्रथम के शासनकाल में आया था, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान
व्यक्तियों पर देना हो चाहिए। उपरोक्त कथन किसके द्वारा व्यक्त किया गया था? तो यह अमर्त्य सेन के द्वारा व्यक्त किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पूना की संधि 1817 ईस्वी निम्नलिखित में से किसका परिणाम थी? तो यह बताना कि पूना की संधि किसका परिणाम थी? तो यहाँ पे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का यह परिणाम थी, जिसके अंतर्गत तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पर हुआ था, जिसमें पिंडारियों का दमन किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको। एक तरफ दिया गया आपका कुछ योजना तथा वह किन वर्षों में चालू किए गए, यह बताना है आपको। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की बात करें तो यह आपका 1999 से 2000 ईस्वी में चालू किया गया था। दूसरा आपका राष्ट्रीय बागवानी मिशन, यह 2005-06 में चालू किया गया था। वहीं बात करें किसान क्रेडिट कार्ड योजना का, तो यह आपका 1998-99 में चालू किया गया था। वहीं तिलहन तकनीकी मिशन की बात करें तो यह 1986 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। इस प्रकार आप देखेंगे तो आपका 3, 1, 4, 2 यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे 50 में डी नंबर सही हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? इसमें आपका पहला है पी तरंगों का वेग न्यूनतम होता है, यह गलत है, क्योंकि पी तरंगों का वेग अधिकतम होता है तथा ये ध्वनि तरंगों के समान होती हैं और यह ठोस, द्रव और गैसों में तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं। दूसरा, इसमें यस तरंगें तरल माध्यम से नहीं गुजर सकती, तो यह आपका सही है, क्योंकि यस तरंगों का वेग पी तरंगों से कम होता है तथा यह अनुप्रस्थ तरंगों की तरह होती हैं। तीसरा, आपका धरातलीय तरंगें सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं, तो यह आपका सही है। इनका वेग सबसे कम होता है लेकिन यह सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। इस प्रकार आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इंडोनेशिया में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रशांत महासागर के मध्य स्थित द्वीपों को मेलानेशिया कहा जाता है। निम्नलिखित द्वीपों में से कौन से मेलानेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित हैं? तो मेलानेशिया में आपका बताना है कौन सा द्वीप सम्मिलित है। पपुआ न्यू गिनी, यह मेलानेशिया का पार्ट है। दूसरा है वनुआतु द्वीप समूह, यह भी आपका है। फिजी भी मेलानेशिया में शामिल है। वहीं मेलानेशिया में सोलोमन तथा कैलिडोनिया द्वीप भी शामिल है। जबकि बात करें मार्शल द्वीप का तो यह माइक्रोनेशिया का पार्ट है, तो इसलिए यह उसमें शामिल नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें आपका पहला है ग्रेट बेसिन पठार उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा पठार है, तो यह आपका सही है। इसमें दूसरा है यह पठार एक अंतःप्रवाह बेसिन का उदाहरण है, तो यह भी आपका सही है। इस प्रकार आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो यह आपका है मैक्सिको सिटी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ दिया गया तत्व और दूसरी तरफ दिया गया उनके अयस्क। इसमें आपका पहला है एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का अयस्क आपका क्रायोलाइट होता है, यानी ए में तीसरा हो जाएगा। बी दिया गया इसमें कापर का अयस्क कापर क्यूपराइट का अयस्क होता है। इसमें आपका तीसरा दिया गया है यूरेनियम पिच ब्लड का अयस्क होता है। वहीं बात करें पारा का तो पारा सिनेबार का अयस्क होता है। इस प्रकार आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन 3, 4, 1, 2 यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राजकोषीय घाटा है, तो राजकोषीय घाटा बताना क्या होता है? तो यह बजटीय घाटा का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
इब्न बतूता द्वारा वर्णित सल्तनतकालीन डाक व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये आपको बताना है। इसमें ए है, भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था थी, अश्व डाक व्यवस्था और पैदल। तो यह भी आपका सही है, यह आपका। बी है इसमें, अश्व डाक व्यवस्था को उलूक कहा जाता था, जो हर 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा संचालित होती थी। तो यह भी आपका सही है। इसमें तीसरा दिया गया है कि अश्व डाक व्यवस्था पैदल डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र थी। तो यह गलत है, क्योंकि पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र गति से कार्यों का संचालन करती थी। इस तरीके से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे यहाँ पे गलत स्टेटमेंट पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया आपका ग्रंथ, दूसरी तरफ दिया गया रचना। इसमें आपका पहला है राग विबोध। तो राग विबोध के रचनाकार पंडित सोमनाथ हैं। वहीं बात करें रागमाला, तो रागमाला पुंडरीक विठल जी के द्वारा रचित एक ग्रंथ है। इसमें आपका सी नंबर दिया गया है राग चंद्रिका। तो राग चंद्रिका की बात करें तो यह आपका द्वारिकानाथ भट्ट द्वारा आपका रचित एक रचना है। अगला है आपका राग कल्पद्रुम, यह कृष्ण नंद व्यास जी के द्वारा रचित है। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 58 में आपका ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नवपसाड़िक स्थल मेहरगढ़ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मेहरगढ़ के बारे में कौन सा सही नहीं है, यह आपको बताना है। मेहरगढ़ ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण मार्ग पर बेलन दर्रे के पास स्थित है। तो यह सही है। इसमें दूसरा है, यह यहाँ के लोग पारलौकिक जीवन में विश्वास नहीं करते थे। यह गलत है, क्योंकि यहाँ के लोग परलौकिक जीवन में विश्वास करते थे। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे गलत पूछा गया था। बाकी जो भी दिए गए यहाँ पे ऑप्शन है वो सारे सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित पूरा पसाड़िक स्थलों में कहाँ पर राख के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो राख के अवशेष कुरनूल पहाड़ गुफाओं में प्राप्त हुए हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित नयनार संतों में उन संतों को चिन्हित कीजिए जिनके माता पिता दोनों नयनार संत थे। तो वह हैं आपके सुंदरर के पिता सदाइया और माता ईसाई गणनियार, ये दोनों नयनार संत थी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। इसमें पहला है अब्दुल हामिद लाहौरी बादशाहनामा के लेखक थे, जो अबुल फजील के शिष्य थे। तो यह आपका सही है। इसमें दूसरा है बादशाह शाहजहां ने उन्हें अकबरनामा के नमूने पर अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया। तो यह भी सही है। इसमें तीसरा दिया गया है वृद्धावस्था के कारण लाहौरी शाहजहां के तीसरे दशक का इतिहास बादशाह नामा में नहीं लिख सके, जिसे बाद में इतिहासकार मोहम्मद काजिम ने लिखा। तो यह आपका गलत, क्योंकि इसे बाद में काजिम द्वारा नहीं, इसे मोहम्मद बारिश द्वारा लिखा गया था। इसलिए ऑप्शन तीसरा आपका गलत हो जाएगा, जबकि पहला और दूसरा सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद मुख्यतः भारतीय सेना उत्तरदायी थी। इस विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने सेना पुनर्गठन की नई नीति बनाई। इन नीतियों में कुछ नीतियां निम्नलिखित हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है, यह बताना है। इसमें आपका पहला है 1861 की सतह सेना सम्मिश्रित योजना के तहत कंपनी की यूरोपीय सेना सरकार को हस्तांतरित कर दी गई। तो यह सही है आपका। इसमें दूसरा दिया गया है यूरोपीय और भारतीय सैनिकों के लिए एक साधारण सूत्र निर्मित किया गया, जिसके अनुसार बंगाल प्रेसिडेंसी में इनका अनुपात 1:2 तथा मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी के लिए 1:4 निश्चित किया गया। तो यह गलत है, क्योंकि
मद्रास और मुंबई के लिए एक संबंध 3 निश्चित किया गया था कि एक तिहाई आपके सैनिक भारतीय रहेंगे। इसमें अगला है आपका, यूरोपीय सैनिकों की संख्या 1857 के पहले जो 40,000 थी, अब वह 65,000 निश्चित कर दी गई। यह भी सही है। इसमें लास्ट दिया गया आपका, भारतीय सैनिकों की संख्या 1857 से पहले जो 2,38,000 थी, अब वह 1,40,000 निश्चित कर दी गई थी। तो यह भी सही है। इसमें गलत पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आपको यहाँ पे सही कथन बताना है। चलिए इसमें देखते हैं। पहला, इसमें वायसराय लॉर्ड रिपन एक सच्चा लोकतांत्रिक व्यक्ति था जिसकी झलक 1852 में उसके द्वारा लिखी गई पुस्तक इस युग के कर्तव्य में दिखाई पड़ती है। तो यह आपका सही है। इसमें दूसरा है, रिपन ने 1882 में घृणित भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम रद्द कर दिया, किंतु समुद्र आयात शुल्क अधिनियम बनाए रखा जिसके अधीन डाकघर वालों को किसी भी स्थानीय भाषा में लिखे विद्रोहजनक लेखों को जब्त करने का अधिकार था। तो यह भी सही है। इस प्रकार यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सत्य है। कर्नल स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया गया। उनके अथक परिश्रम के पश्चात 1837 तक ठगी प्रथा का अंत हो गया। तो यह आपका सही है। इसमें दूसरा दिया गया है, 1848 में कर्नल स्लीमैन लखनऊ रेजिडेंट के पद पर आसीन हुए और अवध में कुशासन के विस्तृत विवरण सरकार को भेजे। वह अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पक्ष में थे। तो यह गलत है, क्योंकि कर्नल स्लीमैन अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पक्षधर नहीं थे। इसमें आपका तीसरा है, मध्य प्रदेश के कटनी जिले के एक गांव का नाम सलीमानाबाद उनके सम्मान में रखा गया। तो यह आपका सही है। इस प्रकार देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहावी आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो यह आपको बताना है। इसमें पहला है, रायबरेली के सैयद अहमद इस आंदोलन के प्रवर्तक थे जो दिल्ली के संत शाह वली उल्लाह से अत्यधिक प्रभावित थे। तो यह आपका सही है। इसमें बी नंबर दिया गया है, सैयद अहमद इस्लाम में हुए सुधारवादी परिवर्तनों के हिमायती थे। वास्तव में यह एक मुस्लिम सुधार आंदोलन था। तो यह गलत है, क्योंकि सैयद अहमद इस्लाम में हुए सुधारवादी परिवर्तनों के विरोध थे और वास्तव में वह हजरत मोहम्मद के काल के इस्लाम धर्म को पुनः स्थापित करना चाहते थे। तो हिमायती नहीं थे, वह उसके विरोधी थे। तो इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन गलत है और यही सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे असत्य कथन पूछा गया था। बाकी दो ऑप्शन जो दिए गए हैं वह आपके सही हैं, उन्हें आप पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कृषि सहकारिता और उद्योगों के लिए एक अखिल भारतीय सेवा का गठन करने की सिफारिश निम्न में से किस आयोग ने की थी? तो यह आपका सरकारी आयोग द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह उपबंध किया गया है कि गोवा की राज्य विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होंगे? तो यह आपका अनुच्छेद 371 आई में यह प्रावधान किया गया है कि गोवा के विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होंगे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपका पहला है, यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो यह गलत है, क्योंकि यह एक संवैधानिक निकाय है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का विवरण संविधान के आर्टिकल 323 में दिया गया है और इसलिए यह एक संवैधानिक निकाय है, जबकि इसमें कहा गया कि यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। इसलिए यहाँ पे ए नंबर आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है, इसमें इसकी स्थापना 1 नवंबर 1985 को की गई थी। तो यह यहाँ पे सही है। तीसरा दिया गया है, इस अधिकरण के सदस्य केवल प्रशासनिक क्षेत्र से होते थे और जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता था। तो यह भी गलत है, क्योंकि
इस अधिकरण के सदस्य प्रशासनिक के साथ साथ न्यायिक क्षेत्र से भी शामिल होते थे, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी। यहाँ पे असत्य कथन आपको बताना है, इसलिए 1 और 3 असत्य है, यानी ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस प्रख्यात न्यायविद एवं संवैधानिक विशेषज्ञ ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है? तो यह N.A. पालकीवाला जी के द्वारा यह कहा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पंचायती राज पर गठित समितियों और उनके गठन वर्ष के युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यह आपको बताना है। तो यहाँ पर दिया गया है अशोक मेहता समिति 1977, तो यह आपका सही है। दूसरा दिया गया है G.V.K. राव 1985, तो यह भी आपका सही है। वहीं बात करें सी नंबर में दिया गया आपका P.K. ठुगन समिति 1988, यह भी आपका सही है। इसमें आपका डी नंबर दिया गया है L.M. सिंघवी समिति 1989, तो यह आपका गलत है, क्योंकि L.M. सिंघवी समिति की स्थापना 1986 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे 86 होना चाहिए था, 89 दिया गया, इसलिए यहाँ पे यह गलत है और आपसे गलत पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन ईश्वर चंद्र विद्यासागर के विषय में असत्य है? तो यहाँ पर असत्य बताना है उनके बारे में। इसमें आपका पहला है उन्होंने बांग्ला वर्णमाला लिखी, यह सही है। बी है आपका वे संस्कृत के अध्ययन पर ब्राह्मण जाति के एकाधिकार के विरोधी थे, यह भी सही है। इसमें आपका तीसरा है उन्होंने संस्कृत कॉलेज में पाश्चात्य चिंतन का अध्ययन प्रारंभ किया, तो यह भी आपका सही है। इसमें आपका डी नंबर दिया गया है परमहंस मंडली के संस्थापक सदस्यों में से वह एक थे, तो यह गलत है और आपसे गलत पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया प्राचीन रचनाएं और एक तरफ दिया गया उनके रचनाकार। इसमें आपका पहला है अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी के रचनाकार आपके पाणिनि हैं। वहीं पे बात करें दूसरा दिया गया महाभाष्य, तो महाभाष्य पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। इसमें तीसरा दिया गया आपका प्रबंध चिंतामणि, तो प्रबंध चिंतामणि आपका हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है, यानी यहाँ पे हेमचंद्र होगा आपका, माफ़ कीजिएगा, यह हेमचंद्र जी के द्वारा नहीं लिखा गया है, यह मेरुतुंग के द्वारा लिखा गया है। और आपका डी नंबर है परिशिष्ट पर्व, यह हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रकार आप देखेंगे 73 नंबर में, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन तथा कारण का क्वेश्चन है। आपका अभिकथन है अंग्रेजी सीखने के लिए स्कूलों का जाल बिछा देने का विचार सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सिविल सेवक चार्ल्स ग्रांट के मन में आया, यह सही है। इसमें आपका कारण दिया गया है उन्हें भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है, यह भी सही है, लेकिन कारण अभिकथन की व्याख्या नहीं करता, इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 75 नंबर, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया गया आपका समाचार पत्र और दूसरे तरफ दिया गया प्रशासक, किसके द्वारा यह प्रकाशित किया गया है? तो यहाँ पे पहला है आपका द पायनियर, यहाँ पे सामने दिया गया आपका महात्मा गांधी, तो यह गलत है, क्योंकि द पायनियर जॉर्ज यूले के द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो यहाँ पे जॉर्ज यूले होना चाहिए था। दूसरा दिया गया इसमें नेशनल हेराल्ड, तो नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू का, यह आपका सही है। स्वदेश वाहिनी आर रेड्डी, तो यह आपका गलत है, क्योंकि यह आपका के रामकृष्ण पिल्ले के द्वारा प्रकाशित किया गया। वहीं चौथा दिया गया आपका फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास, यह आपका सही है। इस प्रकार आप देखेंगे तो 2 और 4 सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया है मराठा सरदार, दूसरे तरफ दिया गया है कि वह किस क्षेत्र से संबंधित थे।
तो इसमें आपका पहला है गायकवाड़। गायकवाड़ की बात करें तो यह बड़ौदा में थे। होलकर इंदौर से संबंधित हैं। वही भोसले यह आपके नागपुर से संबंधित हैं, जबकि पेशवा पुणे से संबंधित हैं। तो यहाँ पे जो भी दिया गया है वह सब सही सुमेलित है, यानी इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया आपका डेल्टा का प्रकार तथा दूसरी तरफ दिया गया आपका नदी। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी नदी किस प्रकार की डेल्टा बनाती है। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे, चापाकार डेल्टा आपका राइन नदी द्वारा बनाया जाता है। वहीं पंजाकार डेल्टा आपका मिसपी तथा मिसौरी नदी के माध्यम से बनता है। ज्वारद मुखी डेल्टा तो यह आपका हडसन नदी पे बनता है। वहीं बात करें दंताकार डेल्टा तो यह टाइबर नदी के द्वारा बनाया जाता है। यानी इसमें देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है। तो आपको यहाँ पे सही कथन बताना है। इसमें आपका पहला है, सुनामी एक दीर्घ तरंग है जो समुद्र तल के समानांतर विशाल तरंगों के रूप में संचरित होती है, परंतु खुले सागरों में इन तरंगों की अधिकतम ऊंचाई 1 मीटर होती है। यह सही है। इसमें आपका दूसरा दिया गया है, वर्ष 2004 में इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के तट पर आई भयंकर सुनामी हिंद महासागर की तली में बर्मी प्लेट के भारतीय प्लेट के नीचे क्षेपण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ। तो यह गलत है, क्योंकि इसमें बर्मी प्लेट भारतीय प्लेट के नीचे क्षेपित नहीं हुआ था, बल्कि भारतीय प्लेट बर्मी प्लेट के नीचे क्षेपित हुआ था। तो इसलिए यह गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य महाद्वीपीय मेखला में स्थित ज्वालामुखी है। तो यह आपको बताना है। इसमें स्ट्रॉम्बेली यह मध्य महाद्वीपीय मेखला में स्थित है। अरारात यह भी है आपका। को सुल्तान यह भी मध्य महाद्वीपीय मेखला में स्थित है। वहीं बात करें सेंट हेलेना की तो यह मध्य महाद्वीपीय मेखला में स्थित नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करीजिए। एक तरफ दिया गया आपका पर्वत श्रृंखला, दूसरे में आपका सर्वोच्च बिंदु। तो यहाँ पे इससे आपको मैच करना है। एल्बुर्ज की जो सर्वोच्च बिंदु है उसे दामावंद बोला जाता है, इसे दामावंद के नाम से जाना जाता है। वहीं बात करें काकेशस तो काकेशस की सर्वोच्च चोटी एल्ब्रुस है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इसका कोसियो एस्को। जबकि बात करें आल्पस की तो इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कृत्रिम वर्षा हेतु सिल्वर आयोडाइड प्रवृत्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह आपको बताना है। इसमें ए नंबर दिया गया है, 1946 ईस्वी में बी बान गुट ने सिल्वर आयोडाइड प्रविधि द्वारा कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयास किया, यह सही है। इसमें बी नंबर दिया गया है, सिल्वर आयोडाइड को इन मेदों पर छिड़कने के पूर्व एसीटोन नामक अत्यधिक ज्वलनशील तरल पदार्थ के साथ गर्म किया जाता है, यह भी सही है। कृत्रिम वर्षा की यह प्रविधि अत्यंत महंगी है, तो यह गलत है, क्योंकि यह महंगी नहीं है, एक सस्ती विधि है। जबकि इसमें डी नंबर दिया गया, इस प्रविधि का प्रयोग केवल उन्हीं मेघों पर प्रभावकारी है जिनमें प्राकृतिक रूप से वृष्टि की संभावनाएं विद्यमान है, तो यह भी आपका सही है। इसलिए आपको यहाँ पे गलत पूछा गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति नहीं देता है। तो इसमें न्यायिक समीक्षा की शक्ति जो है आपका 132, 134 तथा 136 के द्वारा प्राप्त होता है। वहीं बात करें 138 तो 138 न्यायिक समीक्षा से संबंधित शक्ति नहीं देता है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नीचे मिट्टियों के कुछ प्रकार से
से संबंधित कथन दिए गए हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है, तो आपको यहाँ पर सही बताना है। तो यहाँ पे सायरोजेम मृदा मध्य अक्षांशीय शुष्क मरुस्थलों में पाई जाने वाली एक क्षारीय मृदा है। यह यहाँ पे सही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया आपका देश, दूसरी तरफ दिया गया आपका उनके तेल क्षेत्र यानी पेट्रोलियम खनन केंद्र दिए गए हैं। इसमें आपका पहला है सऊदी अरबिया। तो सऊदी अरबिया का जो पेट्रोलियम खनन क्षेत्र है उसका नाम है आपका घावर। कुवैत की बात करें तो कुवैत का आपका है बुरहान पहाड़ी। वहीं बात करें ईरान का तो ईरान का पेट्रोलियम खनन क्षेत्र है लाली, जबकि इराक के पेट्रोलियम क्षेत्र का नाम किरकुक है। इस प्रकार आप देखेंगे तो 1 3 2 1 3 2 4 यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है यह आपको बताना है। इसमें पहला है रूसवासी कजाक को किर्गिज नाम से भी संबोधित करते हैं ताकि वे यूरोपियस कास्कस से भिन्न लगे। यह सही है आपका। इसमें बी है चीन के सिकियांग और कजाकिस्तान में भी कजाक पाए जाते हैं। यह भी आपका सही है। कजाक के तंबू कार्ल कहलाते हैं, तो यह गलत है क्योंकि कजाक के जो तंबू होते हैं उन्हें यूर्त बोला जाता है। तो यहाँ पे यूर्त होना चाहिए था, यही गलत है और आपसे गलत पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य कौन सा ये बताना है आपको। इसमें पहला है फ्रांस में निर्मित विश्वविख्यात शराब शैंपेन अंगूर से तैयार की जाती है जिसका उत्पादन बोर्डो में होता है। तो यह गलत है क्योंकि फ्रांस में निर्मित विश्वविख्यात शैंपेन अंगूर से तैयार की जाती है तथा यह फ्रांस के शैंपेन जिले में इसका उत्पादन होता है, इसलिए इसे शैंपेन भी कहा जाता है। और यह ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ पे बोर्डो दिया गया, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित हड़प्पाकालीन स्थलों में से कौन सा एक महाराष्ट्र में स्थित है, तो महाराष्ट्र में आपका दैमाबाद स्थित है। वहीं बात करें मांडा का तो मांडा आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है, जबकि राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। वहीं आलमगीरपुर की बात करें तो यह आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपका पहला है सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख मिलता है, तो यह सही है। दूसरा इसमें समिति का ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख मिलता है, तो यह भी सही है। इसमें तीसरा दिया गया है ऋग्वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा गया है, तो यह गलत है क्योंकि यह ऋग्वेद में नहीं कहा गया है। अथर्ववेद सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा गया है, इसलिए तीसरा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, तो यह बताना है कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय क्षेत्र में कौन शामिल नहीं है। तो मेघालय इसमें शामिल नहीं है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तथा असम को शामिल किया जाता है। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है यह बताना है आपको। सोडियम क्लोरेट शाकनाशक यह आपका सही है। लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार यह भी सही है। इसमें तीसरा दिया गया है जिंक फास्फेट रोडंटनाशी यह भी आपका सही है। इसमें डी दिया गया है कपास प्रोटीन, तो कपास प्रोटीन नहीं होता है, यह एक सेलुलोस होता है, तो यहाँ पे सेलुलोस होना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र अवस्थित है, तो यह आपका वाराणसी में अवस्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है यह बताना है। छोटा नागपुर पठार का अग्रभाग मेघालय का पठार है जो कि
इंडो तिब्बत का हिस्सा है, तो यह गलत है क्योंकि यह इंडो तिब्बत का हिस्सा नहीं है, यह प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है। इसमें दूसरा दिया गया है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी विंध्याचल के समानांतर दक्षिण में स्थित है। यह पश्चिम में राजपीपला पहाड़ी से प्रारंभ होकर पूर्व में महादेव एवं मैकाल पहाड़ियों तक विस्तृत है, तो यह सही है। तो आपसे सत्य पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो यह आपको बताना है। इसमें आपका पहला है, राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है जो उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, तो यह आपका सही है। बी नंबर इसमें दिया गया है, राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त करता है जो उसके प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है, तो यह भी आपका सही है। तीसरा दिया गया है, राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है जो उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता, तो यह भी सही है आपका। इसमें डी नंबर दिया गया है, राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त की का नियुक्ति करता है जो उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, तो यह गलत है क्योंकि राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसी विधि से हटाया जाता है जिस विधि से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है, और इसका प्रावधान संविधान के आर्टिकल में दिया गया है, न कि राष्ट्रपति के यह प्रसाद प्रयत्न पर होता है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा, तो लाभ के पद का निर्णय कौन करता है। इसमें आपका पहला दिया गया राष्ट्रपति और राज्यपाल, तो इनके द्वारा लाभ के पद का निर्णय किया जाता है। केंद्रीय संसद तथा राज्य विधानमंडल द्वारा भी इसका निर्णय किया जाता है। वहीं बात करें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, तो यह गलत है। तो इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे आपका सही पूछा गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संसद की लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो यह आपको बताना है। इसमें पहला है आपका, इसका गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में हुआ और तब से यह अस्तित्व में है, तो यह आपका सही है। इसमें दूसरा दिया गया है, वर्तमान में इसके 22 सदस्य हैं जो लोकसभा से चुने जाते हैं और जिनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, तो यह गलत है। इसके अंतर्गत 22 सदस्य हैं जिसमें से 15 सदस्य आपके लोकसभा से, वहीं 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन गलत है। इसमें तीसरा दिया गया है, समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाएगी तथा 1967 से एक परंपरा चली आ रही है कि वह विपक्ष दल द्वारा ही चुना जाता है, तो यह भी सही है। इस प्रकार देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो यह बताना है कौन सा सही नहीं है। इसमें पहला है, संसद में विश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री या उसके किसी मंत्रिपरिषद या उनमें से कोई एक सदस्य रख सकता है, तो यह आपका सही है। इसमें दूसरा दिया गया बी नंबर आपका, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा लाया जाता है, तो यह भी आपका सही है। इसमें आपका सी नंबर दिया गया है, भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, तो यह भी सही है आपका। इसमें डी नंबर दिया गया है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो प्रधानमंत्री को त्याग पत्र दे देना चाहिए, यह भारतीय संविधान में स्पष्टतः उल्लेखित है। यह गलत है क्योंकि इसका प्रावधान भारतीय संविधान में कहीं भी लिखा नहीं गया है, यह एक परंपरा के हिसाब से चलता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। इसमें आपका पहला है, हाथी भारत का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनपायी है। भारतीय हाथी को भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 तथा 60 के परिशिष्ट 1 में शामिल किया गया है, तो यह आपका सही है। इसमें दूसरा है, माइक कार्यक्रम एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है जो हाथियों की मृत्यु दर के स्तर, प्रवृत्तियों और कारणों को मापता है। इसकी स्थापना WWF द्वारा 1997 में किया गया था, तो यह आपका गलत है क्योंकि माइक जो है आपका
हाथियों के अवैध हत्या से संबंधित है। वहीं बात करें माई के फुल फॉर्म का, तो मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट होता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। इसमें आपका पहला है संवैधानिक प्रावधान एक तरफ दिया गया है, दूसरी तरफ सूत्र दिया गया। वह संवैधानिक प्रावधान कहाँ से लिया गया है? इसमें पहला है आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो कि जापान के संविधान से लिया गया है, तो यह सही है। इसमें दूसरा है आपका राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, कनाडा का संविधान, तो यह आपका गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति भारत में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो इसलिए यही गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जबकि विधि का शासन ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। वहीं बात करें राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, तो यह अमेरिका संविधान से लिया गया है। चलिए और भी कुछ संविधान के प्रावधान बता देते हैं जिन्हें किन किन संविधानों से लिया गया है। जैसे संसदीय प्रणाली, यह आपका ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। बात करें नीति निदेशक तत्व की, तो यह आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। वहीं संघीय मॉडल की बात करें तो यह आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। जबकि मौलिक अधिकार की बात करें तो यह आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी प्रजाति को वन्य प्राणी जात एवं वनस्पति जात की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर संधि की परिशिष्ट वन में शामिल किया गया है, तो निम्नलिखित में से इसका क्या तात्पर्य है, यह आपको बताना है। तो इसका तात्पर्य यह होता है कि निकट भविष्य में वह प्रजाति वन क्षेत्रों से विलुप्त हो जाने की अति जोखिम संभावना से ग्रस्त है, यानी इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कार्बन कर के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो यह आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। इसमें पहला है आपका यह कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन पर लगाए जाने वाला पर्यावरणीय कर है, तो यह आपका सही है। दूसरा इसमें कार्बन कर सर्वप्रथम फिनलैंड ने 1990 में लगाया था, तो यह भी आपका सही है। इसमें सी नंबर दिया गया है भारत ने कार्बन कर 1 जुलाई 2010 को लगाया, तो यह भी आपका सही है। इसमें डी नंबर दिया गया है कार्बन कर अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, तो यह गलत है, क्योंकि कार्बन कर अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रभाव डालता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे गलत पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। इसमें आपका पहला है नदियों, झीलों तथा तालाबों के जल में अजैविक और जैविक पोषण तत्वों के सांद्रण में वृद्धि को सुपोषण कहते हैं, यह सही है। सुपोषण के परिणाम स्वरूप जल में ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि होती है, जो जलीय जैव विविधता में वृद्धि का कारण है, तो यह गलत है, क्योंकि सुपोषण के परिणाम स्वरूप जल में ऑक्सीजन की मात्रा की कमी होती है, क्योंकि शैवालों की में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है तथा ऑक्सीजन की कमी के कारण समुद्री जीवों की मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कथन तथा कारण का क्वेश्चन है। इसमें आपका पहला है सौर कलंक सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग हैं, तो यह आपका सही है। इसमें दूसरा दिया गया है कारण आपका सौर कलंक प्रबल चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करता है, जो पृथ्वी की बेतार संचार व्यवस्था को बाधित करता है, तो यह भी सही है, लेकिन कारण अभिकथन की व्याख्या नहीं करता, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया उपकरण और दूसरी तरफ दिया गया आविष्कारक, यानी उन उपकरणों की खोज किस के द्वारा किया गया था। जैसे आपका पहला इसमें क्रेस्कोग्राफ की खोज जेसी बोस द्वारा किया गया है। वहीं ग्रामोफोन की बात करें तो यह आपका एडिसन द्वारा खोज किया गया इसका। लाउड स्पीकर इसकी खोज होरेस शार्ट के द्वारा किया गया है। वहीं सुपर कंडक्टिविटी की बात करें तो इसकी खोज HK ओनस द्वारा किया गया है। इस तरीके से आप देखेंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में बजट निम्नलिखित में से
किन किन अनुमानों को व्यक्त करता है। इसमें आपका पहला है विगत वर्ष की वास्तविक प्राप्तियां और व्यय, तो यह सही है, बजट में इनको शामिल किया जाता है। दूसरा आपका चालू वर्ष के बजट अनुमान एवं संशोधित अनुमान को, इसको भी शामिल किया जाता है। इसमें तीसरा है आगामी वर्ष के प्रस्तावित बजट अनुमान को, तो इसे भी बजट में शामिल किया जाता है। इस प्रकार देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सिखों का खालसा के रूप में रूपांतरण किस सिख गुरु के द्वारा किया गया, तो यह सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद जी के द्वारा किया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से बौद्ध तथा जैन दोनों धर्मों में समान रूप से विद्यमान नहीं थी, तो यह आपको बताना है। इसमें आपका पहला है वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, तो यह वेद तथा जैन दोनों में समान रूप से विद्यमान था, तो यह सही है आपका। दूसरा है आत्मदमन, तो आत्मदमन की बात करें तो यह जैन धर्म में था, जबकि वहीं बात करें बौद्ध धर्म में, तो बौद्ध धर्म में आत्मदमन की बात नहीं करता है, इसलिए यह गलत है। तीसरा अहिंसा, तो जैन तथा बौद्ध दोनों धर्मों में अहिंसा की बात की गई है तथा अहिंसा पे वो जोड़ देते हैं, इसलिए तीसरा भी आपका सही है। तो यहाँ पे पूछा गया था कौन सा दोनों धर्मों में शामिल नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो यह बताना। एक तरफ दिया गया आपका कच्छ वनस्पति स्थल और दूसरी तरफ दिया गया राज्य कि वह किस राज्य में है। इसमें पहला आपका देवी कोंडा, यह आपका उड़ीसा में, यह आपका सही है। बी है इसमें पीचावरम, केरल दिया गया है, जो कि गलत है, क्योंकि पीचावरम आपका तमिलनाडु में है, न कि केरल में। वहीं बात करें अचरा रत्नागिरी, तो यह आपका महाराष्ट्र में है। मुथुपेट की बात करें तो यह तमिलनाडु से संबंधित है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से किनका संबंध 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा से है। इसमें आपका पहला है इंद्र नारायण द्विवेदी, तो ये यूपी किसान सभा से संबंधित थे। मदन मोहन मालवीय, यह भी संबंधित थे। गौरी शंकर मिश्र का भी संबंध यूपी किसान सभा से है। बात करें जवाहरलाल नेहरू का, तो यह यूपी किसान सभा से संबंधित नहीं थे, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय आय से तात्पर्य है, तो शुद्ध राष्ट्रीय आय से तात्पर्य है आपका अवमूल्यन रहित सकल राष्ट्रीय आय, यानी आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से जब आप अवमूल्यन या फिर ह्रास को घटाते हैं तो आपका शुद्ध राष्ट्रीय आय निकल कर आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश में स्टेम आम का उत्पादन कहाँ होता है, तो यह आपका सहारनपुर एवं मेरठ में होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 53 मिलियन प्लस नगरीय संकुलनों, नगरों में सर्वाधिक नगरीय संकुलन नगर किस राज्य में स्थित है, तो यह आपका केरल में स्थित है। यहाँ पे इनकी संख्या 7 है और साथ साथ यूपी में भी इनकी 53 मिलियन प्लस नगरीय संकुलनों की संख्या 7 है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा है, तो यह आपको बताना है कि कौन सी गर्म जलधारा है। तो यहाँ पे ब्राज़ील जो है यह आपका ब्राज़ीलियन धारा है, यह गर्म जलधारा होती है। बाकी यहाँ पे जितनी भी दी गई धाराएं वो सारी ठंडी जलधाराओं के एग्जाम्पल हैं, यानी फाकलैंड, लेब्राडोर तथा कैनारी, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर केवल मकर रेखा गुजरती है, तो यह आपका सही है। इसमें दूसरा दिया गया है ब्राज़ील से विषुवत एवं मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं, यह भी आपका सही है। इसमें तीसरा दिया गया है मध्य अमेरिकी देशों में केवल ग्वाटेमाला से ही कर्क रेखा गुजरती है, यह गलत है, क्योंकि ग्वाटेमाला से नहीं आपकी मैक्सिको से कर्क रेखा गुजरती है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला दिया गया है, विकिरणों के माध्यम से मनुष्य में सबसे ज़्यादा प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है। तो यह गलत है, क्योंकि विकिरणों के माध्यम से मनुष्य का सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला अंग आँख है। दूसरा इसमें दिया गया है, विकिरणों के माध्यम से मनुष्य की आँखों में सबसे कम हानि होती है। तो यह गलत है, क्योंकि सबसे कम हानि विकिरणों के द्वारा मस्तिष्क को होता है। तो यहाँ पे ये दोनों उल्टा दिया गया है, इसलिए दोनों गलत है। और यहाँ पे सत्य कथन पूछा गया, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले क्रमशः हैं। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपका ललितपुर का है, ललितपुर के बाद आपका सोनभद्र है, सोनभद्र के बाद आपका हमीरपुर है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया आपका जनजातियाँ और दूसरी तरफ दिया गया उनसे संबंधित क्षेत्र। तो यह बताना है कि कौन सी जनजाति किस क्षेत्र से संबंध रखती है। इसमें आपका पहला है बोरो। बोरो जनजाति आपकी ब्राज़ील में पाई जाती है। वहीं बात करें नुबा, नुबा जनजाति सूडान में पाई जाती है। जबकि फुलानी यह आपकी पश्चिम अफ्रीका में पाई जाती है। जबकि बंतू की बात करें तो यह दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित पत्तनों में से कौन सा एक स्वेज नहर का सबसे दक्षिणी पत्तन है। तो यह होता है आपका पोर्ट सैयद। तो वहीं बात करें स्वेज नहर के सबसे उत्तरी पत्तन का, तो वह होता है आपका पोर्ट सैयद। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में आपका है क्रांति और दूसरी तरफ दिया गया है वह किससे संबंधित है। अमृत क्रांति का संबंध नदियों को जोड़ने की योजना से है। इसमें दूसरा हो जाएगा। भूरी क्रांति ऊर्जा एवं उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। जबकि बात करें सुनहरी क्रांति की तो यह आपका फल उत्पादन से संबंधित है। वहीं रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया गया संगठन, दूसरी तरफ दिया गया आपका मुख्यालय। तो इसमें आपका पहला है एशियाई विकास बैंक। इसका मुख्यालय टोक्यो यहाँ पे बताया गया, जो कि गलत है, क्योंकि इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है, न कि टोक्यो में। दूसरा दिया गया न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्यालय शंघाई में है। वहीं पे बात करें AIIB तो इसका मुख्यालय बीजिंग में है। जबकि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो यह भी सही है। इसमें पूछा गया कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इस प्रकार पहला जो है आपका सही सुमेलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पूर्व के ग्रेट ब्रिटेन के उपनाम से जाना जाता है। तो यह आपका जापान को जाना जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना हुई। तो यह आपका जनवरी 2005 में हुआ था, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक मंत्री जो किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उसे कितने दिन के अंदर अनिवार्य रूप से किसी एक सदन का सदस्य बनना पड़ता है। तो उसे 180 दिन या फिर 6 माह के अंदर किसी भी एक सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय भाषा के रूप में सरकारी मान्यता प्रदान की गई थी। तो उर्दू को द्वितीय भाषा के रूप में वर्ष 1989 ईस्वी में उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त किया गया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो यह आपका
60.3% जनसंख्या आपका 15 से 59 वर्ष के बीच की है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न पर विचार करें। इसमें आपका पहला है गंगूबाई हंगल, दूसरा है रोशन आरा बेगम, तीसरा इसमें भीमसेन जोशी। उपयुक्त में से किनका संबंध किराना घराने से है? तो इसमें दिया गया जो भी विकल्प है वो सारे किराना घराने से संबंध रखते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कंप्यूटर मॉनिटर से उत्सर्जित होने वाली अल्फा और बीटा किरणें आँख के किस भाग पर सबसे अधिक हानि पहुंचाती है? तो यह आँख के कार्निया पर सबसे ज़्यादा अल्फा तथा बीटा किरणों द्वारा हानि पहुंचाया जाता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मनरेगा कामगारों के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया। तो यह आपका वर्ष 2017 से मनरेगा कामगारों के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता लागू कर दी गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नासा के किस उपग्रह द्वारा ओजोन छिद्र की उपस्थिति का पता लगाया गया? तो यह है आपका निम्बस 7 के द्वारा लगाया गया था, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है यह आपको बताना है। इसमें पहला दिया गया है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो यह आपका सही है, क्योंकि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में आया था। वहीं बात कर लेते हैं वन संरक्षण अधिनियम जब 1980 में आया था, यानी यह भी सही है। वहीं बात करें सी दिया है आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो यह भी आपका सही है। लास्ट डी दिया है जैव विविधता अधिनियम 2000। तो यह गलत है, क्योंकि जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी गलत है। चूँकि आपसे डी पूछा गया था, इसलिए डी ही यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भूरेलाल कमेटी का संबंध है। तो भूरेलाल कमेटी का संबंध किससे यह बताना है? तो वाहनों के उत्सर्जन मानक से संबंधित है यह कमेटी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा IUCN प्रतिनिधियों के पर्यवेक्षण में नीलगिरी तहर सर्वेक्षण का आयोजन किया गया? तो यह आपका तमिलनाडु में किया गया, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किस देश द्वारा वर्ष 2030 तक अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजने के उद्देश्य से सेंझोउ 18 मिशन लॉन्च किया गया? तो यह आपका चीन द्वारा किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किस देश ने अवैध प्रवासन की समस्या को रोकने हेतु रवांडा सुरक्षा, शरण और आप्रवासन विधेयक पारित किया? तो यह आपका यूके द्वारा पारित किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2024 में विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं के निर्यात के मामले में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसमें भारत का चौथा स्थान रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अप्रैल 2024 में चर्चा में रहा जूस जैकिंग हमला किससे संबंधित है? तो यह सार्वजनिक चार्जिंग पोर्ट के संभावित दुरुपयोग से संबंधित है, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2024 में मातावरी पेरा प्रसाद एवं रिंग नई पचरा वस्त्रों को GI टैग मिला है। ये किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपका त्रिपुरा से संबंधित है, यानी इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2024 में केंद्र सरकार द्वारा अडानी ग्रुप के बिझिंगम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है। यह पोर्ट स्थित है, तो यह आपका केरल में स्थित है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किस देश द्वारा रूसी लैसेंट जैसे दिखने वाले
हमलावर ड्रोन का परीक्षण किया गया? तो यह आपका ईरान के द्वारा किया गया है, यानी इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2024 में भारतीय मूल की किस महिला को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो इनका नाम है जैस्लीन कौर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किस देश की संसद द्वारा समलैंगिक संबंधों को अपराध ठहराने वाला एक विधेयक पारित किया गया? तो यह आपका इराक द्वारा किया गया है। वहीं बात करें समलैंगिक संबंधों को मान्यता देने वाला जो देश है आपका दक्षिण एशियाई देश, वह है आपका थाईलैंड। जबकि सबसे पहले समलैंगिक विवाहों को मान्यता देने वाला देश की बात करें एशिया में, तो वह आपका ताइवान है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एआई संचालित डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर सारा यानी स्मार्ट एआई रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ का संचालन किया गया? तो यह आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किया गया, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अप्रैल 2024 में निम्न अफ्रीकी देशों में से किस एक ने सूखे के कारण राष्ट्र आपदा घोषित किया? तो यह आपका जिम्बाब्वे द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अप्रैल 2024 में कौन विप्रो लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए? तो वे थे श्रीनिवास पल्लिया, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अप्रैल 2024 में निम्न में से किन्हें विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे राकेश मोहन जी को किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2024 में युद्ध की दृष्टि से भारतीय वायुसेना की तैयारी के परीक्षण के उद्देश्य से गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आपका पोखरण राजस्थान में किया गया, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2024 में निम्न में से किस देश द्वारा बिम्स्टेक चार्टर को स्वीकृति प्रदान की गई? तो यह आपका नेपाल द्वारा बिम्स्टेक चार्टर को स्वीकृति प्रदान की गई है, तो यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किसने एसोचैम समूह के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो उनका नाम है संजय नायर, यानी 147 में आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2024 में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आपका अबू धाबी में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से कौन देश के नौसेना अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो उनका नाम है वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। अप्रैल 2024 में नलिन प्रभात निम्नलिखित में से किसके महानिदेशक नियुक्त किए गए? तो यह एनएसजी के महानिदेशक के रूप में नलिन प्रभात को नियुक्त किया गया है। वहीं एनएसजी के फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें।